ठीक। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, चार्ज इज कंजर्व्ड तक पढ़ लिया था हमने। अब आज हमें पढ़ना था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ही होता है। ऑब्वियसली आप लोग ये सब पढ़ चुके हो पहले ही, 10th क्लास में पढ़ चुके हो। हाँ, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक है, और या ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E is termed as क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको लिख लो, फिर समझाता हूं। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। तो अगर मान लो कि हम ये माने कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल वही बेसिक चार्ज हैं यूनिवर्स में, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्ज होंगे यूनिवर्स में वो सब इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ई के, समझे? तो अगर मैं बोलूं कि किसी बॉडी पे n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी बॉडी पे अगर मैं बोलूं कि n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n1 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? n1 प्रोटॉन्स हैं और n1 इलेक्ट्रॉन्स है, n1 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा इस पे? मान लो n2 प्रोटॉन है तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है। तो n2 इंटू ई और n1 इंटू माइनस ई, n1 इंटू माइनस ई और n2 इंटू प्लस ई, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा नेट चार्ज आ जाएगा। क्योंकि n2 n1 क्या है? इंटीजर्स हैं, ये दोनों क्या है? ये इंटीजर्स ही हैं। इंटीजर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगा, ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन ई हमेशा फिक्स रहेगा कांस्टेंट की तरह, बिल्कुल इंटीजर का इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट हुआ बच्चों, जो है एक्सपेरिमेंट से और मैथमेटिकल एनालिसिस से हमें मालूम चला कि ये जो चार्ज है इस पर वैल्यू इतनी होगी। हो सकता है कि 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन फिर भी 95% एक्यूरेसी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक के लिए कोई वैलिडिटी इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है, सपोज करो ये बंदा है और इसने क्या किया, अपने बालों से कंगी को रब कर लिया अपने बालों में, ठीक है, अपने बालों में कंगी को रब कर लिया, और फिर इसने क्या किया कि किसी इस बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया चार्ज, यहाँ पे कंगी को लेके आ गया या पेपर के साथ इसने, तो पेपर इस पर अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इसकी बॉडी से तो चार्ज गया, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हें, कोई पड़ेगा क्या? ना तो इसकी कोई मास पे असर पड़ेगा ऐसा कोई खास, ठीक, और ना ही कोई दूसरा असर पड़ेगा जो है, ठीक। तो मैक्रोस्कोपिक में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, यानी मैक्रोस्कोपिक में इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मैं अगर मान लो डॉट्स बना दूं, बहुत सारी डॉट्स बना के, और मैं दूर जाऊं, यहां से पहले यहां से देख रहा था मैं इसको, अब मैं यहां से इसको देख रहा हूं मैं, तो ये जो डॉट है ना, लाइन की तरह नजर आने लगेगी हमें, ठीक है, समझ गए? तो अगर मैं बोलूं कि वन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं बोलूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीजें हैं, अगर मैं जैसे बोलूं कि 1 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज आएगा, है तो छोटा है वैसे, 10⁻13 टाइम्स आ जाएगा द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक, ठीक है, ठीक। तो चार्ज कैन टेक ओनली कॉन्टिन्यूअस वैल्यू बच्चों, ठीक है, चार्ज कैन टेक ओनली कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, ठीक है।
ठीक ठीक है, चार्ज हमेशा कैसी लेगा, कॉन्टिन्यूस वैल्यू लेगा जो है, ठीक। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस इसका नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम, ठीक है। वैसे तो ट्रांसफर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, समझ गए। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि वाई इट इज नॉट वैलिड, तो उसमें आप ये सारा बताओगे, स्टेप साइज का बहुत छोटा है, और अगर हम 1 माइक्रोकूलम की बात करें तो उसमें 10⁻13 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज़ तो है, आपको पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अच्छे से, बिल्कुल रीजनिंग के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये रीजनिंग भी मैंने लिख दी यहाँ पे, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दी हुई है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि चार्ज जो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो 10s और 100s ऑफ ई होते हैं, दैट दे कैन बी काउंटेड, ठीक है, दे कैन बी काउंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और दे अपेयर इन डिस्क्रीट लम्प्स, ठीक है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है बच्चों, ये एग्जैक्ट लाइन आपको उसमें लिखनी है, ठीक। और आपका ये क्वेश्चन कौन सा कवर हो गया, एग्जाम्पल 1.4 अनसॉल्व कवर हो गया एनसीईआरटी का। 1.4 एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन में यही आंसर आपको लिखना है। पहले तो बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, फिर दूसरा ये बताना है कि क्यों इग्नोर नहीं कर सकते हम, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि दे आर काउंटेड, दे अपेयर इन डिस्क्रीट लम्प्स, ओके, लिख लिया। जो कूलम फोर्स है वो बहुत बड़ी यूनिट है, तो इस एग्जाम्पल 1.2 एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 पे जो दिया हुआ है, ठीक, एनसीईआरटी की तो पेज नंबर 10 दिया है, इससे तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा तुमको कि कूलम क्यों बहुत बड़ी यूनिट है। तो उसमें कह रहा है कि एक बॉडी है, उस पे, उस बॉडी से बच्चे, उस बॉडी से कितने मूव कर रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ठीक है, इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, हर एक सेकंड में, यानी इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में मूव कर रहे हैं दूसरी बॉडी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी से इस बॉडी पे जाने में, एक कूलम चार्ज में जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आपने 7th 8th क्लास में सीखा होगा। यूनिटरी मेथड हम इस्तेमाल करके इसको यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा कि एक कूलम का चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में डालने में हमें कितना टाइम लगेगा, और उसी से वेरीफाई हो जाएगा कि कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे अगले चैप्टर में आप जाओगे तो वहां पे फैरेड भी आपको लगेगा, फैरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। सो 10⁹ है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहां पे क्या लिख दूं, कूलम लिख दूं, और यहां पे क्या लिख दूं, 1 सेकेंड लिख दूं, लिख सकता हूं ऐसे बच्चे, लिख सकता हूं ना, 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 1 सेकेंड लिख सकता हूं, बोलो। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकता हूं 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम, ये कितना आ जा रहा है, 1 सेकेंड आ रहा है। अब 1 कूलम का यहीं छोड़ दूंगा मैं, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे, 1/10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1 सेकेंड लिख सकता हूं ऐसे। इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 और -19 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, इसका डेसिमल डालूंगा 10 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इतने सेकंड हो जाएगा, यानी 5/8 इंटू 10⁻10 सेकेंड हो जाएगा, ये सेकंड है, ठीक है। ये 1 कूलम की वैल्यू निकली हमारी। तो अब इस सेकंड को हमें कन्वर्ट करके देखना होगा, तो हमारा जो 1 साल होता है, 1 साल में 365 डेज होते हैं ना, और 365 डेज 24 आवर 3600 सेकेंड,
ये होता है 1 ईयर में, होता है कि नहीं होता? तो अब इसको ऐसे ले सकता हूँ, 1 ईयर को यहीं रहने दिया मैंने और 365 24 इंटू 3600 लिख दिया। इसको 1 सेकेंड लिख दे, ठीक है। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, ये भी तो 1 सेकेंड ही है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/8 इंटू 10⁻10 और ये 1 सेकेंड की जो वैल्यू लेकर आया हूँ मैं, ये 1 ईयर हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 365 इंटू 24 इंटू 3600, ठीक। तो ये 1 कूलम का हमें टाइम पता चल जाएगा। तो सब कुछ आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके देखो एक बार। तो सब कुछ सॉल्व करने पे आपने सब लोगों ने सॉल्व करके देखा होगा, तो ये लगभग आप जाएगा आपका 198 ईयर्स के लगभग आ जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी यूनिट है ये, है स्टूडेंट, यानी 1 कूलम चार्ज करने के लिए हमें 198 साल लग जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये फिजिक्स का ही बन सकता है क्वेश्चन। तो उसमें कह रहा है कि एक कप, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 2 पेज 10, ठीक है। बुक सबके पास है, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक। क्वेश्चन 2 एनसीईआरटी पेज 10। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ये कप है, ठीक है, ये कप है। अब इसमें बताना है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसमें। इसमें है क्या वैसे, H2 है, यानी इसमें वाटर है, ठीक है। क्या है इसमें, वाटर है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ एटम्स, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नीचे Na और नंबर ऑफ आयंस, ठीक है बच्चे। तो आयंस ही तो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यानी कि हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गिवन मास, मोल तो मैं निकालने को बोला नहीं है, अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस Na 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा इसमें क्वेश्चन में हमें मान लेना है कि 250 ग्राम पानी है इसमें, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 250 ग्राम पानी लिख लेंगे। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है ना, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और 2 18, ये मोलर मास हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इंटू इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि देखो इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल है ना, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो 1 है तो यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए, प्रोटॉन भी कितना हो गया, 1 ही हो गया, ठीक।
सो हाइड्रोजन में इतना हो गया, ऑक्सीजन में कितना है, इसके दो थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 इंटू, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 प्रोटॉन हो गए, ठीक है बेटा। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन। हाँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो एक का है ना, तो यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है दोनों में, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ आयंस निकल, जब मान लो कि मैं इसको बोला कि ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक। और इसमें हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा ना, तो हमें इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज भी तो लेना ही पड़ेगा ना उसका। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 10 इंटू 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है फटाफट। तो अब सब कुछ सॉल्व करने पे बच्चों आपका आंसर आ रहा होगा 1.34 इंटू 10⁻7, ठीक है, कूलम। तो ये दोनों के लिए ही आपका आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला टॉपिक जो है कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास मान लो कि 2 चार्ज हैं, सपोज करो, ठीक है। अब एक देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज लिखता हूं, देखो ग्रेविटेशन वाला भी पढ़ा था ना हमने, ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2/r²। तो ये बिल्कुल उसके साथ ऐसा, ये भी देखो क्या होगा, कूलम फोर्स Fc क्या हो जाएगा, K(Q1Q2)/r², यानी बिल्कुल एनालॉगस है ये लॉ, जैसे मास के लिए होता था ये चार्ज के लिए, ठीक। चार्ज का लेकिन जो साइज होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, तभी ये वैलिड है ये, ठीक है। कूलम्स लॉ तभी वैलिड है जब जो लीनियर साइज है चार्ज बॉडीज का बहुत छोटा है देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ठीक। साइज को हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन चार्ज बॉडी को हम ट्रीट करेंगे पॉइंट चार्ज की तरह, तो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है ये, जब पॉइंट चार्ज हम करेंगे तो, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कहीं कहीं पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, खुद सो Fc इक्वल टू क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। तो डेफिनेशन क्या है, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं डेफिनेशन। सो कूलम मेजर्ड फोर्स between 2 point charges ठीक, and found that it varied inversely the square of distance between the charges and was directly proportional to the product. To the product of magnitude तो समझ लेते हैं डेफिनेशन में बच्चों, यही डेफिनेशन आपको डालनी है। तो आप यहां पर देख रहे होगे कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, ठीक। के क्या है इसमें,
के है इसमें कांस्टेंट, ठीक है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन जो है एग्जैक्टली आपको यही लिखनी है, और ये 1 नंबर में बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक। तो यहां से यहां तक जो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। सो इसको इन्होंने मेजर कैसे किया, तो इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, और इन्होंने एक डिवाइस है, यानी कि अगर तुम ये सोच रहे होगे कि सर कूलम ने कैसे मेजर कर लिया, चार्ज तो बहुत छोटा होता है, तो इसने कैसे मेजर किया, तो मैंने क्या बोलता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि मैथ्स ऐसी चीज है जो सभी सब्जेक्टों से ऊपर है, क्योंकि मैथ्स जो है वो लैंग्वेज है, फिजिक्स की लैंग्वेज, यानी फिजिक्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो मैथ्स हमें चाहिए। तो एक तो डिवाइस, ये वाला डिवाइस था, टॉर्जन बैलेंस था एक इनके पास, जैसे हमारे पास तराजू होता है ना, 1 किलो सामान खरीद के लाया तो मेजर करके देख लेते हैं भाई 1 किलो है 2 किलो, तो ऐसी टॉर्जन बैलेंस होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। इस डिवाइस का यूज करके इन्होंने फॉर्मूला डिस्कवर किया, ठीक है, सिमिट्री का रूल यूज किया इन्होंने, और चार्जेस को अलग अलग डिवाइड किया, जैसे मैंने मान लो कभी क्यू चार्ज ले लिया, कभी Q/2 ले लिया, कभी Q/4 ले लिया, ऐसे अलग अलग करके इन्होंने ये वैल्यू निकाली। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि K की वैल्यू जो है ये बहुत मुश्किल होती है निकालनी, क्योंकि ये कांस्टेंट है नेचर का, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो K जो होता है, K क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, K की वैल्यू को होती जो हमारी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे पाई कांस्टेंट होता है ना, तो वैसे ही ये कांस्टेंट होता है, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक। इसमें जो बेटा ये एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी वैल्यू, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो यानी फ्री स्पेस में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है तुम्हारी 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर, ठीक, ऐसा यूनिट। तो इसकी ये कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक। तो K की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 9 × 10⁹ याद रखनी है, ठीक। K वैसे आर्बिट्रेरी है, तो हम मतलब जो K की वैल्यू जो है उसकी जो हमें अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है हमेशा 9 × 10⁹ लेनी, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं और आगे बताता हूँ उसके बारे में, लिख लो उसको फटाफट, लिख लिया है, हाँ। ये आएगा नहीं एग्जाम में कि टॉर्जन बैलेंस यूज किया था, क्या यूज किया था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो आए कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये परमिटिविटी की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। तो परमिटिविटी क्या होती है, नाम से ही बहुत जैसे पता चल रहा है, परमिट, भाई जैसे आपके पास परमिट है तो आप दिल्ली से जा सकते हो, पंजाब, हरियाणा, कहीं पे भी जा सकते हो अगर आपके पास परमिट है। तो ऐसी परमिट क्या होता है साइंस में कि एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, जो कि ये डिटरमाइन करती है कि दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लग रही है और वो किस मीडियम में है। यानी अगर आप मीडियम को बदलोगे, यानी मीडियम आपका एयर होगा, ऑयल होगा, ठीक है, एयर होगा, ऑयल होगा या कोई और चीज होगी, ठीक, तो वहां पे इसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक। वाटर होगा तो इसकी वैल्यू तुमको अलग अलग मिलेगी। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये वैल्यू एयर के लिए बेटा, ठीक है, एयर के लिए ये याद रखना आप, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि अगर हम मान लो फोर्स वैक्यूम में ले रहे हैं, कूलम्स लॉ को हम वैक्यूम में लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज हम फोर्स मीडियम में लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r², ठीक। दोनों को डिवाइड कर दोगे, फोर्स वैक्यूम की हो गई ये फोर्स हो गई मीडियम की, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r² हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, लेकिन हम यहां पे मीडियम में E ले लेंगे, ठीक है बच्चे, हम मीडियम में इसको E ले लेंगे, क्योंकि मीडियम है ना, मीडियम में E अलग आएगा ना, अभी तो मैंने बताया ना E अलग अलग होगा,
तो ये सारा तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा केवल E अपॉन ई नॉट, ये ऊपर चला जाएगा E अपॉन ई नॉट। तो ये जो E अपॉन ई नॉट है ना, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दिस K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा E अपॉन ई नॉट हो जाएगा। K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये किसके इक्वल हो जाएगा E अपॉन ई नॉट के। ओके, अंडरस्टूड। या इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, जैसे रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे ना पहले 9th क्लास में, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन सबको याद रखना है। वैक्यूम में K की वैल्यू 1 होगी। K की वैल्यू वैसे पुराने NCERT में ये सब था, अब तो हट चुका है, इसमें नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ। 1 लेना है वैक्यूम के लिए, एयर के लिए लेना है, वैक्यूम मतलब इसमें एयर नहीं है, 1.00054, ठीक है, और 1 लेना है इसमें जो है। फिर वाटर में क्या लेना है, वाटर के लिए लेना है 80, ठीक है, वाटर के लिए 80 लेना है। ये तुम्हारा किसके लिए लेना है, वैक्यूम के लिए, जब हवा नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो। फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन करा देता हूं। तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। हमने क्या देखा था कि फोर्सेस अगर इन पेयर, और अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा। तो देखो ये जो दो चार्जेस हैं, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस पर इधर फोर्स लगा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कूलम लॉ की। ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन इसमें लिखने के लिए आता है। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये पॉइंट लिया है, ओरिजिन लिया है, और ये मैंने इसके पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं R1 और R2, और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक, तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। तो देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन दिखाने के लिए, एक के डायरेक्शन ऐसे दिखाइए, एक के डायरेक्शन ऐसे दिखाइए। तो ये F12 इसके -F21 के इक्वल आ जाएगा अगर हम डायरेक्शन इसकी चेंज करेंगे। ठीक है, तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में ऐसे यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिख के दिखा दिया। ठीक है, हाँ, अब आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब ये हमने थ्योरी खत्म कर ली इसकी, जो है हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया, के समझ लिया, टॉर्सन बैलेंस भी हमें मालूम चल गया कि भाई कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, कूलम ने, उन्हीं के नाम पर ये लॉ रखा गया है। और ये सिमिट्री भी देख ली कि देखो मास के लिए ये फॉलो हो रहा है, चार्ज के लिए ये फॉलो हो रहा है। देखो बस क्या इसमें चेंज है, के यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पर के आ जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी हमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली परमिटिविटी भी पता चल गया और इसका रेशियो भी हमें मालूम चल गया, E/E जो है। ठीक, अब NCERT में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, एग्जाम्पल 1.4। ठीक है, ये कैसा है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो 11th क्लास में पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि 4 फोर्सेस होती थी। ठीक है, 4 फोर्सेस होती थी नेचर में, जिसमें से एक होती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होती थी न्यूक्लियर, एक होती थी ग्रेविटेशनल, और एक होती थी वीक फोर्स भी होती थी एक। तो सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है स्ट्रेंथ में देखे जाए तो वो ग्रेविटेशन की होती है। फर्स्ट नंबर पे न्यूक्लियर फोर्स थी, सेकंड नंबर पे ये थी, थर्ड नंबर पे ये थी, स्ट्रेंथ में अगर देखे जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही वेरीफाई करना है एग्जांपल 1.4 में। तो क्या रहा है, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एंड न्यूटन्स लॉ, पेज नंबर 13 पे दे रखा है। फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। तो हमें बताना है कि ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मासेस, चार्ज पे बताना है, मास पे दिखाना है। यानी कि हमें जब कूलम्स लॉ लगाएंगे तो हम उस समय क्या लेंगे, चार्ज लेंगे। तो K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है,
और जब ग्रेविटेशन हम लगाएंगे तो उसमें भी हम क्या लेंगे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन डालेंगे। पहला इन्होंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन लेना है, एक प्रोटॉन लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, के माइनस ई आर का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एफ जी में आ जाएगा माइनस जी, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी माइनस जी आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में मास होता है ना, एम पी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों को, ये सी जो निकाला है और जो जी निकाला है आपने, सी से मतलब कूलम फोर्स होगी, ठीक है, इसको कंपेयर करना है हमें। तो एफ कूलम फोर्स को ऊपर रख देंगे, एफ जी को नीचे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करने से, यानी इसकी अगर आप वैल्यू डालोगे तो सॉल्व करने से आपको एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि कूलम फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स। यही करना है, ठीक है। करो ट्राई, वैल्यूज डालो उसमें।